ಇದೀಯಾ? ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟಿಸ್ದೆ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನೋಡಲ್ಲ ಬಿಡು. यार नोडಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು. तेलुगू तमिळ फिल्म्सचे इतर भाषेत रिमेक केल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. सैराट ही पहिली मराठी फिल्म असेल जिचे अनेक भाषांमध्ये रिमेक झाले. अगदी बॉलिवूडला सुद्धा सैराटचा मोह आवरता आला नाही. सैराट मुझे बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी, बहुत ही कमाल की फिल्म लगी। और जब मैंने फिल्म देखी तो एक तरह से मैं दंग रह गया, मैं एकदम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसमें जो एनर्जी है उस फिल्म में वो सीधे आपको दिल पे आके लगती है। उसकी एनर्जी उस फिल्म की, उसके परफॉर्मेंसेस, उसका म्यूज़िक, जिस तरह से नागराज ने कैरेक्टर्स को हैंडल किया है, सिचुएशंस हैंडल की है, बहुत ही एक ऐसी फिल्म है जिसके साथ हम उड़ते हैं। यू काइंड ऑफ फ्लाई विद द फिल्म। सो आई रियली लव द फिल्म। और ये एक शायद पहली फिल्म है मराठी फिल्म जिसको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत मिली। सिर्फ महाराष्ट्र में इसने 100 करोड़ के ऊपर धंधा किया है। और ये बात मैं सिर्फ पैसे से नहीं जोड़ रहा हूँ, इससे हमको अंदाज़ा होता है कि ये कितनी प्रेरित थी ये फिल्म, लोगों के दिल को कितना इसने छुआ है। शायद एक ही फिल्म है जिसने उस लेवल का धंधा किया है, जो हिंदी फिल्म है, जो मेरी फिल्म है पीके फिल्म। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, लेकिन या तो सैराट पीके से आगे निकल गई थी या उसी के आसपास थी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये एक फिल्म है मराठी फिल्म जिसने नेशनल लेवल पे जो धंधा किया है, वो मतलब सारी फिल्मों को उसने पीछे छोड़ दिया है। मतलब ह्यूज बिजनेस जस्ट इन महाराष्ट्र। जो हिंदी फिल्में होती हैं वो अलग अलग राज्य में रिलीज़ होती हैं, लेकिन जब वो महाराष्ट्र में रिलीज़ होती है उनका धंधा एक लेवल का होता है। सैराट का धंधा उस लेवल का धंधा है, मतलब जो टॉप हिंदी फिल्म है उस लेवल का धंधा सैराट ने किया। तो इससे हमको अंदाज़ा होता है कि महाराष्ट्र में कितनी प्रिय थी ये फिल्म, लोगों को कितनी पसंद आई। लोग एक तरह से उसका जो एक पागलपन था जब फिल्म लगी थी और चल रही थी, लोग बार बार देख रहे थे, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। सो इट्स अ फिल्म विच हैज़ हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन ऑल महाराष्ट्रियंस, ऑल द ऑडियंस। जो भी ऑडियंस ने ये फिल्म देखी उस पर बहुत ही गहरा असर हुआ है इस फिल्म का। नागराज मुझे लगता है बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड स्टोरी टेलर हैं, और वो बहुत ही सच्चाई के साथ कहानी बताते हैं। और उनकी पहली फिल्म जो फंडरी थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। किरण ने मुझे कहा था ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, और मैंने देखी और बहुत ही उम्दा फिल्म मुझे लगी। जब मैंने फैंड्री देखी थी पहली बार तो मुझे लगा कि जाति प्रथा पे इससे बेहतर कोई फिल्म बनी नहीं सकती। वो शायद हमारे पूरे इंडियन सिनेमा में जो भी सिनेमा बनी है इस देश में, मुझे उसमें मेरे टॉप 3 में फैंड्री आता है। और वो फिल्म मुझे बहुत छू गई। और जो नागराज की जो पर्सनल कहानीज़ हैं उसमें निखर के आए, उनकी जो निजी फीलिंग्स है इसके बारे में, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत इस फिल्म में निखर के आए। और वो फिल्म ने मुझ पे बहुत गहरा असर किया। मुझे याद है जब मैंने पहले फैंड्री देखी थी, मैंने आके कहा नागराज को कि मैं इस फिल्म के लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये फिल्म एक्चुअली ऑलरेडी 6 हफ्ते उसके हो गए थे शायद सिनेमाज में, और मैंने कहा कि कुछ तो मतलब मैं भी कुछ अपना योगदान दे पाऊँ इस फिल्म के जर्नी में, इस फिल्म के। तो नागराज ने कहा नहीं एक्चुअली अभी 120 130 या कुछ ऐसे थिएटर्स में अभी भी चल रही है। तो मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई। हिंदी फिल्म्स 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उतर जाती हैं पर्दे से, और ये 6ठे हफ्ते में पता नहीं कितने 150 स्क्रीन में फिर भी चल रही थी। तो खैर मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मैंने कहा मुझे आमिर को ये फिल्म दिखानी है। एक चीज़ मैं तो ये कर सकती हूँ, क्योंकि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। फैंड्री एक ऐसी फिल्म है जो मैं कहती हूँ टेक्स्ट बुक फिल्म, सबको फिल्म स्कूल्स में सब जगह दिखानी चाहिए फैंड्री। तो मैंने आमिर को दिखाई, और आमिर और काफ़ी हमारे दोस्त थे, इतना मतलब सबको इतनी पसंद आई फिल्म जो कि आने वाली थी। लेकिन आई थिंक वहाँ से हम दोनों, आमिर ने और हम लोग वेट कर रहे थे
कि नागराज की अगली भेंट क्या होगी? हर डिपार्टमेंट ने, चाहे वो प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, कैमरा वर्क हो, कोरियोग्राफर हो, एक्टर्स हो, कॉस्ट्यूम्स, हर डिपार्टमेंट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, साउंड। लेकिन एक डिपार्टमेंट है जिसने बहुत ही बेहतरीन काम किया, वो है म्यूज़िक। आई थिंक अजय अतुल ने जो सैराट में जो म्यूज़िक दिया है, वो एक सरसरी सी दौड़ती है आपके जिस्म में जब आप उसके गाने सुनते हैं, और एक एनर्जी आपके अंदर आती है जब आप उसके गाने सुनते हैं। द इंटायर म्यूजिक टीम, नागराज एंड अजय अतुल एंड लिरिसिस्ट, दे हैव रियली क्रिएटेड मैजिक, आई थिंक। लेकिन सोशली भी ये एक फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, मुझे लगता है सोशली। आई थिंक एक बहुत ही इमोशनल वे में ये कहानी हमको इसका एहसास दिलाती है, बहुत ही इमोशनल तरीके से ये कहानी हमको एहसास दिलाती है। और जब हम फिल्म देखते हैं, हम उस फिल्म के अंदर खो जाते हैं, तो कई चीज़ें हैं जो हम भूल भी जाते हैं उस वक्त अपनी जात भी भूल जाते हैं जो हमको बताई गई है बचपन से। तो इस फिल्म में वो क्वालिटी है कि आपको भावुक करती है, आपको इमोशनली इन्वॉल्व करती है, और आपको एक ऐसी चीज़ की तरफ संवेदनशील करती है जो सोशली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस फिल्म का। मुझे एक ही शिकायत है नागराज से इस फिल्म को लेकर, कि वो अंत में उन्होंने उनको मार दिया। वो मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम इतने प्यार में आ गए थे उन कैरेक्टर्स के कि बहुत धक्का लगा मुझे एंड में। इस फिल्म की एक और ख़ास बात जो मुझे लगी, वो उसकी परफॉर्मेंसेस लगी। जो एक्टर्स हैं इस फिल्म में, सारे नए हैं, सब पहली बार काम कर रहे हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ऐसा है कि इतना मंझा हुआ काम है उनका, इतना नेचुरल, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, एंड इट्स रियली वंडरफुल। द यंग कास्ट, द इंटायर कास्ट इज़ डन रियली वेल। और उनको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, सारे एक्टरों को देख के। तो मुझे नहीं लगा इसके बाद में मुझे कोई फिल्म इस सब्जेक्ट पे अच्छी लगेगी इतनी, और फिर सैराट बनी। तो नागराज, मैं तो ओपनली कहती हूँ, मुझे बेस्ट फिल्म मेकर इन इंडिया मुझे लगते हैं। और ये जो उनका जो काम है हमें बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऐसे काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट्स चुनते हैं, सब्जेक्ट्स जो हमारे देश में हम बहुत अरसे से इसको दिखाने में, दर्शाने में लगे हुए हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, उसको जस्टिस नहीं दे पाते। पर वो वही सब्जेक्ट्स को इतनी आसानी से दर्शा पाते हैं, जिसमें ह्यूमर, लाइटनेस भी हो, कैरेक्टर्स भी इतने वेल राउंडेड हो, उनकी जो हर दिन का जीवन है, हर दिन के जो प्रॉब्लम्स है, वो भी निखर के आते। लेकिन सैराट में मज़ेदार भी बनते हैं, इतनी एंटरटेनिंग बनी है फिल्म। और उनके साथ साथ इसका जो भयानक रूप है, वो भी हमें देखने को मिलता है। ये बहुत मतलब ये सिर्फ मास्टर्स कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं, मुझे लगता है। खास तौर से आर्ची, क्योंकि लड़कियों को ऐसे रोल्स मिलते नहीं है जहाँ आप एक लड़की को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी दिखाएं, जो एक्चुअली समाज ने औरतों को एक दर्जा दिया है कि आप इससे आगे जा नहीं सकते, आप इसी में ही रहिए। लेकिन ये एक लड़की है जिसके अंदर एक इंग्लिश में स्टीली कैरेक्टर कहते हैं, जो अंदर से बहुत मजबूत है, इतना वो चमकती है स्क्रीन पे, उसके हर लाइन में, उसके हर अंदाज में। इस फिल्म में एक और ख़ास बात है कि इस फिल्म ने हमारे इंडस्ट्री को और एक्चुअली देश को दिखाया कि आपको स्टार्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो कंटेंट है वो मजबूत है, अच्छा कंटेंट है, तो फिर लोग आएंगे, कहानी देखने आते हैं लोग सिर्फ स्टार्स देखने नहीं आते। म्हणजे इतक्या प्रचंड प्रमाणामध्ये संवाद आणि गीतं हे सगळं असून सुद्धा त्याची चित्रभाषा स्वतंत्र राखणं आणि तीही तितकीच महत्त्वाची शेवटपर्यंत ठेवणं
हे यातून तो चित्रपट दिग्दर्शकाचा बनून जातो आणि त्याचं श्रेय मला वाटतं नागराज. हा चित्रपट मला एखाद्या कादंबरीसारखा वाटतो. म्हणजे कादंबरी अनेक केंद्रीय असते आणि एकच विषय न घेता अनेक उपविषय त्याच्यामध्ये तितकेच समांतर महत्त्वाचे बनत आलेले दिसतात. त्या पद्धतीने हा एक कादंबरीवरून चित्रपट होतात, परंतु मला असं वाटतं की ह्या चित्रपटावरून कादंबरी लिहिली. सैराट जुना होण्याआधीच लवकरात लवकर कालबाह्य व्हावा असं मला वाटतं. इतका कालबाह्य की नव्या पिढींना तो पूर्णतः काल्पनिक चित्रपट वाटावा. त्यातलं वास्तव गंभीर आजारी पडावं आणि हाल हाल होऊन मरावं. फार शतकं ते म्हातारं जगलंय आणि अनेक पिढ्यांना जीव जाईस तो छळ करत आलाय. त्याचा क्रूर चेहरा दाखवण्याचं धाडस नागराजने केलं, याबद्दल त्याचे. आणि फॅन्ड्रा पिक्चर पाहिल्यानंतर मला एकदम असं जाणवलं की एक कवी दिग्दर्शक कसा प्रतिभावान असतो याचं दर्शन मला त्या म्हणजे चित्रपटातून मला झालं. आणि मग मी पुण्याला नागराजींच्या घरी मी भेटलो, तर त्यात मला असं जाणवलं की हा दिग्दर्शक म्हणून मोठा आहे, कवी म्हणून मोठा आहे. कारण कवी हा नुसता कवी असत नाही, तर त्याच्या पाठीमागे एक वैचारिक भूमिका असते. आणि ज्या सामाजिक परिस्थितीतून नागराज जे आले त्याचं प्रतिबिंब त्यांच्या बोलण्यामध्ये जाणवत होतं आणि चित्रपटामध्ये जाणवत होतं. आणि मला अतिशय त्यामुळे आनंद झाला की एका वेगळ्या माणसाला आज आपण भेटलो. आणि सैराट हा मी पहिल्यांदा पाहिला आणि मी एकदम अवाक झालो की ज्या लोकांनी कधी चित्रपटामध्ये काम केलं नाही, जे कधी कलावंत नाही, अशा लोकांना घेऊन चित्रपट बनवणं ही सगळ्यात अवघड गोष्ट होती. आणि मला वाटतं वैचारिक भूमिका नागराजजींची ठाम असल्यामुळं ते हे जुगार चांगल्यापैकी खेळले आणि त्या पाठीमागं त्यांचा दिग्दर्शक म्हणून एक दृष्टिकोन होता. त्यामुळे ते या चित्रपटाच्या दुनियेमध्ये यशस्वी झाले की एका कवीला दिग्दर्शक म्हणून यश मिळालं ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. म्हणून मला अतिशय आनंद होतो. मी संजय पांडुरंग चौधरी, सैराट चित्रपटामध्ये प्राचार्यांची भूमिका मी केलेली आहे. मला अतिशय आनंद होतो की एक इतिहास रचणाऱ्या चित्रपटाचा मी एक भाग आहे. आणि सैराटने जे एक प्रचंड यश मिळवलं, त्या यशाच्या कारणांचा ज्यावेळी म्हणजे त्यातला एक कलाकार म्हणून, एक शिक्षक म्हणून, एक प्रेक्षक म्हणून, एक रसिक म्हणून मी विचार करतो, त्यावेळी मला त्याची अनेक कारणं एका पाठोपाठ माझ्या समोर येतात. खेड्यातला भारत म्हणजे कधी दिसलाच नव्हता. जे दिसलं ते पेंटेड खेडं होतं, म्हणजे जे सो कॉल्ड खेडं होतं. आणि म्हणून खरी भारतीय माणसं, खरी भारतीय मानसिकता, खरी भारतीय एकूण समाजरचना स्तरीय स्वरूपातली ही चित्रपटातून कधीच आली नाही, कधी दाखवली गेली नाही. आणि ज्या पद्धतीनं दाखवली गेली ती विनोद करण्यासाठी दाखवली गेली, त्यांची चेष्टा करण्यासाठी हे सगळं दाखवलं गेलं. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं एक तळागाळातला समाज चित्रपटामध्ये त्यातलं त्यांचं वास्तव एका कलात्मक उंचीवर नेऊन नागराजनी या मराठी चित्रपटामध्ये पहिल्यांदा दाखवलं. आणि सैराट हा म्हणजे फॅन्ड्री जसा गावाकडच्या लोकांना माहीत असलेला शब्द होता, पण शहरी लोकांना तो काहीच माहीत नव्हता. तशा पद्धतीनं सैराट शब्द हा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला बोलीभाषेतला शब्द आहे. पिढ्यानपिढ्या. इव्हन तुकारामाच्या अभंगात सुद्धा सैराट असा शब्द आहे. सैराट म्हणजे स्वैर असणं, एक मुक्त असणं. पण चित्रपटामध्ये चित्रपट पाहिल्यानंतर किंवा त्याची मूळ कथा किंवा असे समजून गेल्यानंतर कोण सैराट आहे? आर्चीपारशा सैराट आहेत का? हा समाज सैराट आहे का? म्हणजे या सोशल पोलिसिंग करण्याचा ठेका घेतलेले लोक सैराट आहेत? हा खरा प्रश्न पडावा अशा पद्धतीचा. आणि नागराजला जे अपेक्षित होतं ते त्यांनी दाखवलेलं आहे. म्हणजे कोणाला सैराटने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलेलं नाही, कुठल्या जातीला टार्गेट केलेलं नाही, किंवा म्हणजे तुम्ही स्वैर प्रेम करा
म्हणजे अनेक लोकांनी असे की आता मग आमच्या मुलांनी हा चित्रपट बघून मग काय म्हणजे अगदी टीन एजमध्ये पळून जाऊन काय म्हणजे लपडी करायची किंवा असं करायचं का? तर मला वाटतं या सगळ्या पालकांनी नीट विचार केला पाहिजे की सैराटमध्ये म्हणजे ज्या म्हणजे युवकांच्या किंवा उमलत्या वयातल्या प्रेमभावना आहेत त्याचं जसं चित्रण केलं, त्याचबरोबर याचं म्हणजे परिणाम जे आहेत ते परिणामही सैराटने दाखवले. वास्तव काय आहे ते दाखवलं. सैराटवर अजून सातत्यानं बोलावं लागेल, ते बोललं जात राहील, सैराटवर म्हणजे लिहिलं जात राहील आणि सैराटवर म्हणजे समीक्षा होत राहील. सैराटनं 100 कोटींची कमाई केली. तो एक यशस्वी सिनेमा ठरला. पण सैराटचं यश एवढंच नाही. कोणतीही चांगली कलाकृती ही समाजाचा आरसा असते. सैराटनं असाच लख्ख स्वच्छ आरसा आपल्याला दाखवला. आर्ची परशाच्या संपण्यानं सैराट संपत नाही. त्यांच्या प्रेमाची छोटी पावलं आपल्या हृदयात शिरतात आणि सैराटवर विचार करायला भाग पाडतात. आणि खरं तर हेच सैराटचं यश आहे.